1.5 वर्ष का कार्यकाल उस शिलान्यास को संपन्न हुआ भी नहीं था, तब तक कोरोना महामारी आ चुकी थी। और पिछले 20 महीनों से हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रही है। और इस महामारी का सामना करते हुए भी एक समय सीमा के अंदर यह सेंटर बनकर के तैयार होना और इस सेंटर को चलाने की सुविधा प्रदेशवासियों को और देशवासियों को उपलब्ध करा देना, यह अपने आप में एक उपलब्धि है। मैं इसके लिए प्रोफेसर धीमन, इससे पहले प्रोफेसर राकेश कपूर और आज की वर्तमान की पूरी टीम को, एससीपीजीआई की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह संस्थान वास्तव में यहां पे कितना लाभ देगा प्रदेश के उन लोगों को जो सर्वे तक यूपी के अंदर है कि लगभग 50,000 लोग यूपी के अंदर ऐसे हैं जिनकी किडनी कहीं ना कहीं ट्रांसप्लांट की स्थिति में है। और उस प्रकार की स्थितियां नहीं है प्रदेश में कि हम लोग इतने संस्थान, इस प्रकार का कोई संस्थान हमारे पास हो जहां पर हम लोग उसको बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवा पाते। लेकिन आज ये एससीपीजीआई ने कुछ मानक हम सबके सामने प्रस्तुत किए हैं और एससीपीजीआई के मानक हमारे सामने एक नई उपलब्धि के रूप में हम सब के लिए जाने जाएंगे। और इस दृष्टि से यह एक नया कार्य एससीपीजीआई ने यहां पर किया है। यद्यपि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी सदैव उन्होंने बात इस मेडिकल फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सदैव एक नई प्रेरणा दी है। और आज मुझे यह बताते हुए कि जब हम लोग 2017 में आए थे, उस समय हमारे सामने चैलेंज था। 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल उत्तर प्रदेश की 12 यानी 1947 से 2017 के बीच में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बन पाए थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की स्थिति में आ चुके हैं। 14 जनपद आज के दिन पर हमारे पास है जहां कोई गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज या कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। बाकी 75 जनपदों में से हम लोग 61 जनपदों में मेडिकल संस्थान, मेडिकल कॉलेज के रूप में या तो बना चुके हैं या वर्तमान में हमारी वहां पे मेडिकल कॉलेज निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। प्रदेश ने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बढ़ाने का कार्य किया और आज उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने न केवल यानी पीएससी और सीएससी स्तर पर बल्कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के निर्माण के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण के लिए एम्स जैसे संस्थान उत्तर प्रदेश के अंदर 2 फंक्शनल हो चुके हैं। और एससीपीजीआई एक नई प्रतिस्पर्धा के साथ सबके सामने एक नया मानक भी गढ़ रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि कार्य का शिलान्यास तो हो जाता है। कभी सरकार फंड नहीं देती थी, कभी सरकार के स्तर पर बाधा होती थी और कभी सिविल कार्य करने वाली एजेंसियां उसमें कचुए की चाल से उस कार्य को इतनी यानी जो कार्य 2 वर्ष में होना था उसको ले जाते कभी कभी 15, 20 वर्ष लग जाते थे। हम लोगों ने पिछले 4 साल 5 सालों के अंदर बहुत सारी ऐसी परियोजनाओं को पूरा किया है जिन परियोजनाओं पर 40 साल लग गए। और ये प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट का लोकार्पण करवाया था, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का। अब आश्चर्य करेंगे इस योजना को बनाया कब गया था? 1972 में। 1972 में नीति आयोग ने इसके लिए अपनी सहमति दी और इसके बाद कार्य प्रारंभ हुआ और 1972 से वह कार्य सदैव अधूरा ही पड़ा रहा। 2017 में हम लोग आए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हम लोगों ने लाभ लिया और आज हम लोग यानी 1972 में बनी भी उस परियोजना को पूरा हम लोगों ने नवंबर 2021 में हम लोग कर पाए। ऐसे ही बाण सागर की परियोजना 1978 में उस परियोजना को तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया, श्री मोरारजी देसाई जी ने शिलान्यास किया था। वो परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई। उस परियोजना को हमारी सरकार ने अपने समय में पूरा किया। यानी मुझे आश्चर्य लगता था कि 10 बीत जाते थे, लेकिन 10 बीत जाने के बाद भी उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता था।
और मुझे भी यही लगता था जब हम लोग यहाँ पर 2018 में यहाँ पे मेडिसिन एवं किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर के शिलान्यास के लिए आए थे, तब मैंने डॉक्टर राकेश कपूर जी को इस बारे में कहा था, मैं डॉक्टर साहब शिलान्यास तो हो रहा है, लेकिन जो सिविल वर्क की स्पीड होती है मुझे नहीं लगता है कि समय सीमा के अंदर बन पाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा SCPGI संस्थान के सभी जितने भी यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं और इस पूरे कार्य को टीम वर्क के साथ डायरेक्टर के निर्देशन में जिन लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, उस पूरी टीम को, जिस टीम ने कोरोना महामारी के बावजूद 3 वर्ष की एक अल्पावधि में इस संस्थान को बनकर के उत्तर प्रदेश को एक बेहतरीन केंद्र, खासतौर पर किडनी से ग्रसित रोगियों को एक बेहतरीन सेंटर यहाँ पर उपलब्ध करवाने में मदद की है। और ये एक नया मानक भी है कि चुनौतियां हमारे सामने आएंगी, उन चुनौतियों का सामना करते हुए भी हम लोग अपनी उपलब्धियों को कभी भी उसके सामने किसी चुनौती को ब्रेकर के रूप में नहीं बाधा बनने देंगे, और वह कार्य आज SCPGI यहाँ पे संपन्न कर रहा है। मित्रों, बहुत सारे कार्य हैं, अगर करने की इच्छा शक्ति हो तो हम उसको बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बड़ी संख्या में PGI से जुड़े हुए हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, उन सबसे मैं कहना चाहूंगा, मुझे याद है मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से 5 बार मुझे संसद में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मैं पहली बार सांसद बना था तो उस समय अचानक सांसद बनने के बाद मुझे एक दिन एक हमारे कार्यकर्ता का फोन आया था कि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे मरीज बच्चे भर्ती हैं और वहां कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अचानक वहां चला गया तो वहां के प्रिंसिपल ने मुझे वहां जाने से रोकने का प्रयास किया कि मैं वहां जाऊंगा। वार्ड में 3रे मंजिल पे था, कोई लिफ्ट नहीं, तो खैर मैं चढ़ा। बड़ी खराब स्थिति थी, जुलाई का महीना था, बरसात हो नहीं रही थी, लेकिन वार्ड में भयंकर गर्मी थी, पंखे नहीं चल रहे थे, बदबू थी, एक बेड में 4-4 बच्चे लिटाए गए थे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये बच्चे कैसे बीमार हैं, कहाँ के हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब ये बच्चे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से हैं और कुछ बिहार के भी हैं। मैंने कहा बीमारी क्या हो गई? उन्होंने कहा ये इंसेफ्लाइटिस है। तो मैंने कहा ये ठीक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा इसका कोई उपचार नहीं है। तो मैंने कहा आप कैसे करते हैं? उन्होंने कहा कि वो लक्षण के आधार पर हम दवा दे देते हैं और इसमें भी पता नहीं कि इसमें कौन सा वायरस है, इसलिए कोई उपचार केवल अंदाजे के आधार पर हम लोग करते हैं। खैर मैंने राज्य सरकार से बातचीत की, राज्य सरकार से मैंने कहा कम से कम इनको फ्री में उपचार की व्यवस्था तो करवा दी थी। राज्य सरकार ने उस समय कुछ फंड वहां के लिए स्वीकृत किया, उपचार शुरू होना शुरू हुआ। बड़ी खराब स्थिति थी और फिर मैंने जब उसके पीछे देखने का प्रयास किया कि आखिर ये बच्चे कब से मर रहे हैं। यानी मैं 1998 में पहली बार सांसद बना था और जब मैंने पूछा कि आखिर बच्चे मर कब से रहे हैं तो पता लगा 1977 से एक सिलसिला लगातार चल रहा है। 1977 से लेकर के 1998 तक, और 1998 के बाद फिर मैंने जब उसके खिलाफ लड़ना शुरू किया तो 2017 हो गए। यानी 1977 से 2017 तक 40 वर्षों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों बच्चे इंसेफ्लाइटिस से मरते थे, उससे असमय काल्पनिक होते थे, लेकिन किसी ने भी जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिर इसका कारण क्या है, इसका हम क्या समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं 1998 से कोई बार ऐसा नहीं था, कोई महीना यानी जुलाई से लेकर नवंबर तक कोई महीना नहीं होता था जब मैं हर सप्ताह एक बार वहां का विजिट में करता रहा हूं। मैं हर सप्ताह जाता था, देखता था, बातचीत करता था, कारण में जानने का प्रयास करता था। संसद में मुझे इस पर हर सत्र के दौरान बहस करने का मुझे अवसर भी मिलता था। हमने इस दौरान वहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने का प्रयास भी किया, लेकिन 2017 तक पहुंचते पहुंचते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि इसमें उपचार की कम हमें अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से, कन्वर्जेंस की योजनाओं के माध्यम से इसके समाधान का रास्ता निकालना होगा।
और 2017 में जैसे मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने सबसे पहला काम किया था गोरखपुर के लिए और ईस्टर्न यूपी के लिए अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इंसेफ्लाइटिस के जड़मूल से समाप्त करने के एक अभियान को आगे बढ़ाना। मुझे आश्चर्य हो रहा था जब कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की तो उसमें कहा था कि बार बार व्यक्ति अपना हाथ धोए, साबुन से हाथ धोता रहे, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहे। हम लोगों ने जब 2017 में इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ अभियान की शुरुआत कुशीनगर जनपद से की थी, कुशीनगर जनपद सर्वाधिक इससे प्रभावित था, तो हम लोग एक मलिन बस्ती में गए, मुसर जाति की वो बस्ती थी, तो वहां गए थे। वहां पर जाकर के मैंने साबुन वितरित किए थे लोगों को हाथ साफ करने के लिए। मीडिया ने मेरे खिलाफ पूरे 3 दिन तक एक अभियान चलाया था कि मैं गरीबों का अपमान कर रहा हूं साबुन बांट करके। खैर, मैंने उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और मैंने इस अभियान को किया। फिर प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन को जब लागू किया तो मैं इस बात को मानता था कि स्वच्छ भारत मिशन इसमें बहुत बड़ा सहायक बन सकता है। हम लोगों ने प्रभावी ढंग से स्वच्छ भारत मिशन में सामान्य सैनिटाइजेशन के साथ साथ इस बात को चिन्हित किया कि कितने ऐसे परिवार हैं और पुराने डाटा को भी निकाला था, पूरी टीम लगाई थी, कितने ऐसे परिवार हैं जहां पे इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले बच्चों के परिवार के लोगों के पास शौचालय नहीं थे और उसमें से ज्यादातर परिवार ऐसे थे जिनके पास अपने व्यक्तिगत शौचालय नहीं थे। खुले में शौच उसका कारण एक समझ में आया। दूसरा, पेयजल, शुद्ध पेयजल नहीं है, यह भी एक चुनौती थी क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जल स्तर काफी ऊंचा है और 10 फुट पर पानी मिल जाता है, तो लोग एक सामान्य सेलो हैंडपंप लगाते हैं, उसी से पानी खींचते, उसी को पी लेते हैं। तो हम लोगों ने कहा अगर पेयजल की व्यवस्था हो जाए, पेयजल नहीं, आप उनको आरओ का पानी नहीं दे सकते तो कम से कम पानी गर्म करके लोग पिए, हो सकता है इससे समाधान हो। और इसको अभियान के रूप में लिया हमने। स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया, मेडिकल एजुकेशन को इसके साथ जोड़ा, ग्राम्य विकास और पंचायती राज को ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और पेयजल के लिए, नगर विकास विभाग को नगरीय क्षेत्र में पेयजल के साथ साथ स्वच्छता अभियान के साथ जोड़ने, महिला और बाल विकास विभाग को जोड़ा गया कि कुपोषित परिवारों में समय पे पोषाहार मिले और उन्हें हम कुपोषण से मुक्ति दे सकें। बेसिक शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा को इसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ और ये सभी विभाग एक साथ जुड़ करके मैंने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि हर 15 दिन में आप इसकी समीक्षा करेंगे और हर महीने में इसकी समीक्षा करूंगा।